ये कहती है कि इंसानों और चिंपैंजीज के जो आबाओ अजदाद थे, जो कॉमन एंसेस्टर्स थे, वो 6 मिलियन ईयर्स पहले यानी 60 लाख साल पहले एक थे। और इंसानों का और चिंपैंजीज का जो डीएनए है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, वो 97% तक यकसा है। साइंस ये कहती है कि 55 करोड़ साल पहले जो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ था, जिसके बाद जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनमें डाइवर्सिफिकेशन पैदा हुई थी। जो रेप्टाइल्स हैं, जो मेमल्स हैं, उनके अंदर जो सेक्सुअल डिवीजन है वो ज्यादा गहरी हुई थी। खुले दिमाग से सोचिए। अवैस इकबाल और ब्लाइंड फेथ पर मेरा संदेश। दोस्तों, आज मैं आप सभी से एक बहुत ज़रूरी और दिल से जुड़ी हुई बात करने आया हूँ। ये कोई मजाक नहीं है और ना ही किसी को छोटा या बड़ा दिखाने की कोशिश है। यह बात है खुले दिमाग से सोचने की, सच को पहचानने की। अवैस इकबाल का मामला एक व्यक्ति है जिनका नाम है अवैस इकबाल। अवैस भाई अपने धर्म से बहुत नाराज हैं। वो कई बार अपने वीडियो और बातों में इस नाराजगी को ओपनली बताते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अवैस इकबाल खुद कुएं के मेंढक बन गए हैं। उनकी सोच का दायरा बहुत सीमित है। पहले जब वो अपने मजहब में विश्वास रखते थे तो बस उसी को सच मानते थे। अब जैसे ही उन्होंने अपना धर्म छोड़ा तो उन्होंने पश्चिम के वैज्ञानिकों को भगवान बना लिया। अब उनकी श्रद्धा पश्चिमी साइंटिस्ट्स में है। डार्विन की थ्योरी को वह बिल्कुल ऐसे मानते हैं जैसे वह कोई अंतिम आदेश हो, जैसे कोई धर्म ग्रंथ हो। जबकि सच्चाई यह है दोस्तों कि डार्विन की थ्योरी सिर्फ एक थ्योरी है, यह कोई फाइनल ट्रुथ नहीं है। समझदार लोग कैसे सोचते हैं? एक बुद्धिमान इंसान का दिमाग हमेशा खुला होता है। वह किसी भी थ्योरी, किसी भी विचार, किसी भी किताब को आंख बंद करके नहीं मानता। अगर आप किसी थ्योरी को ब्लाइंड फेथ की तरह मानते हैं तो चाहे वह धर्म की हो या विज्ञान की, आप अपनी सोच को कैद कर रहे हो। अवैस किससे बहस करते हैं? अवैस इकबाल अक्सर बहस उन्हीं लोगों से करते हैं जो खुद भी बस एक किताब के गुलाम होते हैं। उनकी अपनी सोच नहीं होती। वो लोग भी बिना देखे, बिना पढ़े, बस वही रटी रटाई बातें बोलते हैं। इसलिए अवैस इकबाल ऐसे लोगों के बीच अंधों में काना राजा बन जाते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या उनकी बहसें वाकई किसी समझदार इंसान से होती? क्या वो सच में सच ढूंढ रहे हैं, या वो भी किसी नई किताब, नई थ्योरी के अंधे भक्त बन गए हैं? कैसे सोचनी चाहिए? अगर किसी को सच में सच्चाई जाननी है, अगर किसी को सही गलत का फैसला करना है, तो उसे चाहिए कि वह अलग अलग किताबें पढ़े, अलग अलग विचार जाने और अलग अलग रिसर्च देखे। सिर्फ एक किताब, सिर्फ एक थ्योरी से सच्चाई नहीं मिलती। दिमाग को खोलो, सवाल पूछो, रिसर्च कर। जिन लोगों से अवैस बहस करते हैं वो तो बस अपनी वही बात दोहराते, कुछ भी तर्क दे दो वो बस वही कहेंगे जैसे भैंस की 3 टांग। ऐसे डिबेटर्स को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। बिना सोचे समझे किसी बात पर अटक जाना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी। मेरा संदेश और वीडियो मैंने इसीलिए एक खास वीडियो बनाया है। इसमें मैंने विस्तार से समझाया है कि एक लिविंग सेल, जीवित कोशिका, जो बहुत छोटी होती है, वो असल में कितनी जटिल होती है। उसका यूं ही अपने आप बिना किसी योजना के बन जाना लगभग असंभव है। इतना जटिल सिस्टम अपने आप कैसे बन सकता है? इसके पीछे कोई सुपर इंटेलिजेंस होना जरूरी है, कोई बड़ी शक्ति, कोई महान बुद्धि जिसने इस सबको डिजाइन किया हो। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को देखो, समझो, सोचो। आंखें खोलकर देखो, कान खोलकर सुनो और दिमाग खोलकर सोचो। सच्चाई वही होती है जो खुले दिमाग से देखी जाए। आखिरी संदेश, ब्लाइंड फेथ किसी भी तरफ हो, चाहे धर्म में, चाहे विज्ञान में, वह इंसान को गुलाम बना दे। सवाल पूछना कभी मत छोड़ो। तलाश करते रहो, सोचते रहो और खुद अपना सच बनाओ। धन्यवाद। साइंस और फिलॉसफी के क्षेत्र का सबसे मूलभूत सवाल है, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? हालांकि अभी तक जीवन की उत्पत्ति का सटीक प्रमाणिक उत्तर नहीं मिला है, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय ने अब तक जीवन की उत्पत्ति को लेकर 7 प्रमुख सिद्धांतों को प्रस्तावित किया है। इनमें से पहला है पैनस्पर्मिया सिद्धांत, दूसरा है सिंपल बिगिनिंग सिद्धांत, तीसरा है आरएनए वर्ल्ड सिद्धांत, चौथा है चिली स्टार्ट सिद्धांत, पांचवां है डीप सी वेंट्स सिद्धांत, छठा है कम्युनिटी क्ले सिद्धांत और सातवां है इलेक्ट्रिक स्पार्क सिद्धांत। इन सभी सिद्धांतों का मूल आधार यही है कि प्राचीन पृथ्वी पर सरल रासायनिक तत्वों ने आपस में मिलकर संयोगवश अमीनो एसिड्स जैसे पहले जैविक अणुओं का निर्माण किया। फिर इन सरल अमीनो एसिड्स ने भी संयोग से मिलकर जटिल प्रोटीन बनाए। साथ ही संयोग से ही अत्यंत जटिल आरएनए और डीएनए भी बने। और एक समय ऐसा आया जब ये सभी संयोग से मिलकर सबसे सरल जीवित कोशिका प्रोकैरियोट सेल का निर्माण कर बैठे। इस सबसे पहले जीवन के रूप को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया सुनने में जितना सरल लगता है उतना सरल ये बिल्कुल नहीं है। साइनोबैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर बहुत ही जटिल जैविक घटकों से बना होता है, जैसे कार्बोक्सीजोम्स, राइबोसोम्स, डीएनए, म्यूकोइड शीथ आदि। आज के इस वीडियो में हम पृथ्वी के निर्माण के बाद
साइनोबैक्टीरिया की सेल वॉल की 3 परतों में से एक परत में मौजूद सैकड़ों प्रोटीन में से सबसे सरल प्रोटीन के बनने की संभाव्यता प्रोबेबिलिटी की गणना करेंगे। इस जटिल गणना में जाने से पहले हम एक सरल प्रोबेबिलिटी को समझते हैं। जब हम एक पासे को हवा में उछालते हैं तो पासे पर 6 आने की संभावना 1/6 होती है। यानी अगर हम पासा 6 बार फेंकेंगे तो संभावना है कि एक बार 6 आएगा। अगर हम 2 पासे एक साथ फेंकते हैं तो दोनों पर एक साथ 6 आने की संभावना होगी। 1/6 1/6 136। यानी अगर हम दोनों पासे 36 बार फेंकते हैं तो संभावना है कि एक बार दोनों पासों पर 6 आएगा। अब अगर हम 82 पासे एक साथ फेंकते हैं तो उसके 10 पासों पर एक साथ 6 आने की संभावना होगी। 1 6 feet will 1 in 3.656 quadrillion 1 quadrillion। अब हमें किसी प्रोटीन के बनने की संभावना निकालनी है। सभी प्रोटीन अमीनो एसिड्स के एक विशेष क्रम सीक्वेंस से बनते हैं। प्रकृति में लगभग 500 प्रकार के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 10 अमीनो एसिड्स ही जीवन के प्रोटीन बनाने में काम आते हैं। साइनोबैक्टीरिया की सेल वॉल की प्लाज्मा में मेम्ब्रेन में कई प्रोटीन होते हैं। उनमें से एक सरल प्रोटीन का नाम है पीन। इसे फोटोसिस्टम आयर रिएक्शन तो सब यूनिट 3 प्रोटीन भी कहा जाता है। यह प्रोटीन दूधाद्वयी अमीनो एसिड्स के एक विशेष क्रम से बनता है। अब हम मान लेते हैं कि पृथ्वी पर प्रारंभिक समय में अमीनो एसिड्स मौजूद थे। इसका मतलब पी-सैफ प्रोटीन के हर ब्लॉक पर दूसरे में से एक विशेष अमीनो एसिड आकर जुड़ना चाहिए। तो इस प्रोटीन के बनने की संभावना हो जाएगी 1F के आई ऐसा 235 बार होगा, यानी 1 डिविडिक्वी। इसको लॉगरिदमिक तरीके से निकालने पर यह संभावना हो जाती है 1 डेथ थेली लेमा। लेकिन बोरेल कैंथेली लेमा के अनुसार किसी भी घटना की संभावना अगर 1 डेंथ पे फरी से कम होती है तो वह घटना भौतिक रूप से असंभव मानी जाती है। अगर इस सीमा को थोड़ा खींच भी लें तो आधुनिक कॉस्मोलॉजी की प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अनुसार अगर किसी घटना की संभावना अनबैंथन घटनी से कम है तो उस घटना के घटने की संभावना बिल्कुल शून्य मानी जाती है। और यहाँ तो हम देख रहे हैं कि सबसे सरल प्रोटीन के बनने की संभावना वो डेंथ है, मतलब डेंथ गुना असंभव। सोचिए अगर एक सरल से प्रोटीन के बनने की संभावना भी असंभव है तो कितनी संभावना है कि 1.5 सारे अलग अलग प्रकार के प्रोटीन संयोग से बन जाएं और वे भी संयोग से एक दूसरे से मिलकर सेल वॉल, राइबोसोम्स, कार्बोक्सिसोम्स, डीएनए, आरएनए जैसे कई जटिल सेल घटक बना दें। इतना ही नहीं, वे सब मिलकर संयोग से एक फंक्शनल क्रियाशील सेल भी बना दें। अगर कोई भी सज्जन व्यक्ति तर्कसंगत रूप से सोचेगा तो यह साफ समझ सकता है कि जीवन का अपने आप संयोग से बन जाना असंभव है। और अगर हम 1 मिनट के लिए यह मान भी लें कि पहला जीवन संयोग से बन गया था, तो फिर उसके बाद क्यों आज तक हमें प्रकृति में कोई नया सेल अपने आप बनते हुए नहीं दिखाई दिया? यहां तक कि किसी सेल का कोई छोटा घटक भी अपने आप बनते हुए क्यों नहीं दिखता? 30 साल पहले कई वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि अगले 65 साल में हम जीवन खुद बना लेंगे, लेकिन आज भी इतने उन्नत और जटिल उपकरणों की मदद से भी हम एक भी जीवित कोशिका कृत्रिम रूप से नहीं बना पाए हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि प्रकृति में हर सेकंड लाखों नए जीवन पहले से मौजूद जीवन से ही जन्म ले रहे हैं। जीवन एक भौतिक फिजिकल तत्व नहीं है, इसे रसायनों से कभी भी बनाया नहीं जा सकता। जीवन एक ऐसी गैर भौन फिजिकल सत्ता है जो रसायनों से बनी शरीर में प्रवेश करती है और जीवित अवस्था में लाती है। तो साइंस, गणित और सामान्य तर्क का प्रयोग करके हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि धरती पर पहला जीवन किसी रसायन से नहीं बल्कि किसी पहले से मौजूद जीवन से आया था। इसका मतलब यह नहीं है कि हम वैज्ञानिक जिज्ञासा को खत्म कर दें। हमें खोज करनी चाहिए कि वह कौन सी जीवन सत्ता थी जिसने पृथ्वी पर पहले जीवन को जन्म दिया। थैंक यू वेरी मच।